लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पोसोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डोज फॉर चिल्ड्रन। सो लेट्स फर्स्ट सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट टू नो द टर्म पोसोलॉजी। पोसोलॉजी के बारे में हमें जान लेना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डोज को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। और साथ ही साथ डोज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी फॉर्मूला की मदद से, वो भी हमें पढ़ना है। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोसोलॉजी के बारे में। तो पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पोसो एंड लॉजी, ये जो दोनों वर्ड होते हैं वो दो वर्ड मिला के एक वर्ड बनता है पोसोलॉजी। पोसो का मीनिंग होता है हाउ मच एंड लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। द साइंस विच डील्स विद टू कैलकुलेट डोज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज पोसोलॉजी। And posology is a branch of medical science which deals with the dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. तो बेसिकली पोसोलॉजी क्या है? बेसिकली पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डोज की क्वांटिटी से या फिर ड्रग की क्वांटिटी से डील करता है, जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कराते हैं ताकि पेशेंट के अंदर वो जाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर पाए। तो ये होती है पोसोलॉजी। अब ये जो डोज हम लेते हैं ड्रग का, वो हम अपने मन से नहीं लेते कि हमें एक टैबलेट खानी है या फिर दो टैबलेट खानी है या फिर टैबलेट किस साइज़ की बनानी है, 500 मिलीग्राम की बनानी है, 250 मिलीग्राम की बनानी है। ये हम अपने मन से डिसाइड नहीं करते, या फिर वो किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता कि हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं इतना खा लूँ तो मैं इतना खा लूँ, आपका मन कर रहा है कि आप इतना खा ले तो आप उतना खा ले। ऐसा नहीं होता है। ये जो फैक्टर होते हैं डोज को डिसाइड करते वक्त, तो वो डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, सीवियरिटी कितनी है डिसीज़ की। अगर डिसीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शन काफ़ी हाई है, तो ऑब्वियसली डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर एज छोटा है पेशेंट का, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देना है, तो उनको अगर हम एडल्ट वाली डोज दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि उनको ओवरडोज हो जाएगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम किसी को डोज दे रहे होते हैं ड्रग का, या फिर उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आती है वो आती है पोसोलॉजी के अंडर। अब कौन से ड्रग का कितना डोज कौन से पेशेंट को देना है, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में लिखी हुई होती है। अब आप सबको तो पता ही होगा कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है हर एक गवर्नमेंट की, जहाँ पे हर एक ड्रग के बारे में, हर एक एक्सिपिएंट के बारे, मतलब जो डोज हम बनाते हैं, ड्रग हम बनाते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी स्टेबिलिटी पीरियड क्या है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज की कंडीशंस क्या है, उसका डोज कितना होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो एक बुक में रहती है ना, उसे फार्माकोपिया कहते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, जैसे कि इंडिया की है इंडियन फार्माकोपिया, जापान की है जापानीज़ फार्माकोपिया, और यूएस की है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। तो ये अलग अलग फार्माकोपिया होते हैं, कंट्री वाइज वो अलग होते हैं। तो हर एक फार्माकोपिया में डोज कितना देना है, एवरेज रेंज दी हुई होती है कि एडल्ट के लिए इतना इतना डोज, मतलब अगर एडल्ट होते हैं तो उनके लिए 50 to 250 मिलीग्राम पर 20 आवर दे मतलब 20 आवर्स में एक बार, इन 20 आवर्स में दो बार, जितना भी उसका डोसेज रेजिमेंट हो, तो उस हिसाब से वो फार्माकोपिया में सब कुछ रिटर्न में मेंशन हुआ होता है। ठीक है। और अदर जो रूट होते हैं वो भी अप्रोप्रिएट डोज जो भी अदर रूट में आते हैं, जैसे कि पैरेंटल डोसेज फॉर्म, तो उसके भी जो अप्रोप्रिएट डोसेज होते हैं वो भी वहाँ पे दिए होते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली डोज जो होता है वो भी वैरी होता है, क्योंकि ओरली जब हम डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जब इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसकी क्वांटिटी लेस होती है, क्योंकि पैरेंटल रूट से जो हम डोसेज फॉर्म देते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, जबकि ओरली में वो कम रहती है। इसीलिए आईवी रूट से हम जो डोसेज फॉर्म देते हैं तो उनकी क्वांटिटी कम रहती है। ओके। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट आता है पेशेंट का एज। डोज देते वक्त पेशेंट एडल्ट है, चिल्ड्रन है, या फिर ओल्ड पेशेंट है, ये देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेक्स, जेंडर,
हो सकता है कि जो ड्रग हम मेल कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब करते हो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा देते हो, तो फीमेल को वही क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग सकती है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो एज है, सेक्स है, बाकी फैक्टर्स है, वो इन डिटेल में हम देखने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड में कि वो कैसे अफेक्ट करेंगी। सो थर्ड इज़ बॉडी वेट, फोर्थ इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से वक्त हम दवाइयाँ ले रहे हैं, वो होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड नेक्स्ट सेवन इमोशनल फैक्टर, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डिसीज़। दवाइयाँ लेते वक्त अगर कोई पहले से ही डिसीज़ है या नहीं तो वो भी हमें चेक करना होता है, वो भी डोज को अफेक्ट कर सकता है, डोज की क्वांटिटीज़ को अफेक्ट कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज अक्यूमुलेशन, उसके बाद एडिटिव इफेक्ट, नेक्स्ट सिनर्जिज्म, नेक्स्ट एंटागोनिज्म, नेक्स्ट आइडियोसिंक्रेसी, नेक्स्ट टॉलरेंस, फिफ्थ 15th टैकीफिलैक्सिस एंड लास्ट इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो 16 फैक्टर्स होते हैं ना, तो वो डोज कैलकुलेशन करते वक्त अफेक्ट कर सकते हैं डोज की क्वांटिटीज़ को। तो ये हम इंटेल पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एज। अब फार्माकोकाइनेटिक होता है ना, वो एज के अनुसार चेंज होता रहता है। अब फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या? तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब ADME, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बॉडी में ओरली ड्रग लेने के बाद फिर क्या होगा, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबोलाइज होगा और मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्सक्रीट होगा। अब ये जो रेट होते हैं ना, वो पेशेंट की एज के हिसाब से वैरी होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन, ये जो सिस्टम होती है उनकी हिपैटिक या फिर एक्सक्रीशन की सिस्टम, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म का या एक्सक्रीशन का रेट जो होता है वो जीरियाट्रिक पेशेंट में या फिर इन्फेंट में, चिल्ड्रन में कम होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो इसी वजह से फार्माकोकाइनेटिक जो होती है वो एज के साथ चेंज हो जाती है और वो अफेक्ट भी करती है डोज की क्वांटिटीज़ के ऊपर। Newborn infants or pediatrics are abnormally sensitive to certain drugs because of the immature state of their hepatic and renal function, by which drugs are inactivated and eliminated from the body। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हिपैटिक और रिनल फंक्शन जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुए होते हैं इन केस ऑफ पेडियाट्रिक पेशेंट। तो इस तरह की केसेस में क्या होता है कि अगर कोई टॉक्सिक मतलब जो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में अगर हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर ली तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, वही लीवर में है या फिर किडनी में जाके वो एक्सक्रीट नहीं हो रही है, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी फॉर्म हो सकती है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब टॉक्सिसिटी होने के बाद क्या होगा कि डिटॉक्सिफाई तो होगी नहीं बॉडी में ऑटोमेटिकली, तो डिटॉक्सिफाई करते वक्त तो फेलियर आ जाएगी और फिर बॉडी से वो ड्रग एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो क्या होता जाएगा कि लीवर में, किडनी में वो ड्रग एक्यूमुलेट होती जाएगी, मतलब वहाँ पे स्टोर होती जाएगी, वो ड्रग टिश्यूज़ पे स्टोर होती जाएगी और स्टोर होती रहेगी। तो क्या होता रहेगा कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, टॉक्सिक लेवल तक ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पहुँच सकती है, जिससे कि बॉडी को भी हार्मफुल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। अब जबकि अब तक हमने देखा कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे पीडियाट्रिक, उनमें ये इशू हो सकता है। अब एल्डर पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होगा, एल्डर पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो सब कुछ ड्रग होते हैं तो उनके इफ़ेक्ट के लिए वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हिप्नोटिक्स जो ड्रग होते हैं ना, तो हिप्नोटिक ड्रग अगर हम जेरियाट्रिक पेशेंट को या फिर एल्डरली पेशेंट को दे देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट। इसीलिए हम जब भी ड्रग की क्वांटिटी या फिर डोज की क्वांटिटी चूज़ करते हैं तो हमें एज का ख्याल रखना ही है। हमें सबसे पहले ये देखना है, फार्मेसी एज अ फार्मासिस्ट या हमारी ड्यूटी है कि हम सबसे पहले देखें कि पेशेंट की एज कितनी है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज सेक्स। अब ड्रग की जो क्वांटिटी होती है वो प्रिस्क्राइब करते वक्त एज के साथ साथ पेशेंट की जेंडर को जानना भी ज़रूरी होता है। क्या होता है कि जो लड़कियां होती है, औरतें होती है, वो
मेन की तरह ही रिस्पॉन्ड नहीं करती हर एक ड्रग को। तो क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, प्रेगनेंसी होता है या फिर लैक्टेटिंग वुमन्स होती है जो बच्चों को फीड करती है या फिर प्रेग्नेंट वुमन होती है, तो उनके केस में हमें स्पेशल केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग परगेटिव, फॉर एग्जांपल एलो, तो हम जब मेंस्ट्रुएशन से कोई लेडी सफ़र कर रही होती है तो उसमें एलो को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग परगेटिव होता है और वो मेंस्ट्रुएशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट जो ड्रग होते हैं जो यूटेराइन स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करते हैं, तो ऐसे ड्रग हम प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे ड्रग्स प्रेग्नेंट वुमेन में कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें एग्जांपल आते हैं कि पर्गेटिव, एंटी मलेरियल ड्रग्स या फिर अर्काटोल्कोलॉइड जो होते हैं, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन में हमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट होता है अल्कोहल एंड बार्बिचुरेट नार्कोटिक ड्रग। ये जो होते हैं वो फीटस पे अफेक्ट कर सकते हैं। जो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर होता है वो क्रॉस कर जाते हैं, इसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसे हम अल्कोहल, बार्बिचुरेट नार्कोटिक ड्रग जैसे ड्रग्स ना प्रिस्क्राइब करें। एंड लैक्टेटिंग वुमन जो होती है उन्हें हमें मॉर्फिन या फिर टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो ड्रग होते हैं वो मिल्क में एक्सक्रीट हो सकते हैं। मॉर्फिन या फिर टेट्रासाइक्लिन मिल्क में एक्सक्रीट होने की वजह से वो बेबीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, छोटे बेबीज़ को। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वुमेंस होती है तो उनमें लैक्टेटिंग वुमेन, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, तो हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ड्रग जो ऐसे होते हैं जो वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं स्पेशल सिचुएशंस में, लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो वो उन पेशेंट में कुछ हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट ना करे, तो इसकी खबरदारी हमें लेनी पड़ती है। द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज इज़ बॉडी वेट। अब क्या होता है कि हर एक का बॉडी वेट अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बॉडी वेट 50 to 100 किलोग्राम के बीच में होता है, तो उनके लिए हमने जो फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब किया हुआ जो डोज की क्वांटिटी है वो हम उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। और जो पेशेंट जिनका वेट 50 से कम है या फिर 100 से ज़्यादा है, तो वो होते हैं ओबेस पेशेंट और माल न्यूट्रिशन पेशेंट। तो उनके लिए डोज अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो पेशेंट होते हैं तो उनके लिए वो डोज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ओबेस पेशेंट जो होते हैं, मतलब फैटी पेशेंट जो होते हैं, तो उनके लिए वो डोज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमें डोसेस का कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंट्रावेनस रूट से जब हम डोसेस एडमिनिस्टर करते हैं तो उनकी क्वांटिटी हम ओरल रूट से जो डोसेस एडमिनिस्टर करते हैं उनके मुकाबले में हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि इंट्रावेनस रूट से जब हम डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम जब इंट्रावेनस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो फ्यू सेकेंड्स में ही बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और बायो अवेलेबिलिटी भी उनकी 100% रहती है। तो ऐसे ड्रग्स को बॉडी से फिर से विड्रॉ करना डिफ़िकल्ट टास्क है, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन जनरली कंट्रोल्ड बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम कौन सी रूट यूज़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस पर ड्रग फॉर्मुलेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The presence of food in the stomach delay the absorption of drug and rapidly absorb from the empty stomach. Drug is not effective when taken during or after meal. अब क्या होता है कि हम किस टाइम पे ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड होता है कि डोसेस कितने लेने हैं या फिर कितने नहीं लेने हैं। अब जब स्टमक हमारा फुल्ली होता है, लोडेड होता है फूड से, तो ड्रग की जो एब्सॉर्प्शन होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, डिले हो जाती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम एम्प्टी स्टमक को कंपेयर करें, तो एम्प्टी स्टमक में अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करें तो उसकी एब्सॉर्प्शन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फूड इन द स्टमक। सो जब हम मील के साथ या फिर मील के बाद ड्रग लेते हैं, डोसेस लेते हैं, तो उसका एब्सॉर्प्शन थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है वहाँ पे। अब जैसे कि आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल, ये जो ड्रग है वो हमें हमेशा आफ्टर मील लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल होते हैं वो गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल में जाके या फिर स्टमक में जाके वहाँ पे इरिटेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर हम उसे आफ्टर मील लेंगे तो इट विल नॉट इरिटेट आवर स्टमक। और
एंटासिड या फिर डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स होती है वो हमेशा बिफ़ोर मील लेनी चाहिए। अब बिफ़ोर मील क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बिफ़ोर मील लेने से उसकी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी रहती है, तो इसीलिए एंटासिड और डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स होती है वो हमेशा बिफ़ोर मील ही लेनी चाहिए, ठीक है। एंड द अनदर फैक्टर इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, वो साइकोमेटिक डिसऑर्डर से थोड़े से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डॉक्टर हमसे किस तरह से बिहेव करती है, उनके पर्सनैलिटी क्या होती है, उनका हमारे टुवर्ड्स ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रग के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, ड्रग डोज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये। फीमेल जो होती है वो जनरली मेल से ज़्यादा इमोशनल होती है, तो जो मेंटली अफेक्ट करने वाली या फिर इमोशनली अफेक्ट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी हम थोड़ी लेवल तक यहाँ पे कम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और यहाँ पे एक और टर्म भी है जो है प्लासिबो। अब प्लासिबो मतलब क्या होता है? अब प्लासिबो जो ड्रग्स होते हैं उनमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता जो बॉडी पे उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करे। वो सिर्फ इनर डोसेज फॉर्म होते हैं जिसमें कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, लेकिन पेशेंट को लगता है कि वो डोसेज फॉर्म या फिर जो भी मेडिसिन है वो लेने से वो ठीक महसूस करेंगे। और क्या होता है ना कि हमारी मेंटालिटी जो होती है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, मतलब बॉडी में भी वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह के जो कुछ डोसेज फॉर्म होते हैं, प्लासिबो डोसेज फॉर्म, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल ही फैक्टर है। एंड प्लेसिबो डोसेज फॉर्म में अगर हम देखें तो एंजाइना पेक्टोरिस या फिर ब्रोंकाइल अस्थमा, इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनमें भी प्लेसिबो जो ड्रग्स होते हैं, प्लेसिबो डोसेज फॉर्म जो होता है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। And then the next factor is presence of disease. Drugs like barbiturate and chlorpromazine may produce unusually prolonged effect in patients having liver cirrhosis, such as streptomycin produce toxic effect on these patients. Their kidneys function is not working and properly because streptomycin excreted through kidneys. अब फॉर एग्ज़ाम्पल बारबिचूरेट एंड क्लोरप्रोमेजिन जैसे जो ड्रग होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देते हैं। वो जनरली उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन पेशेंट में लिवर सिरोसिस पाया जाता है तो उन पेशेंट के केसेस में बारबिचूरेट और क्लोरप्रोमेजिन जैसे ड्रग अनयूजुअल प्रोलॉन्ग इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे जो ड्रग होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जिन पेशेंट में किडनी फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही है, तो उन पेशेंट में किडनी की जो रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पाने की वजह से वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ऑलरेडी डिसीज़ प्रेजेंट होते हैं या फिर डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में, वो भी डोसेस को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनका डोसेस रेजिमेंट या फिर डोसेस की क्वांटिटीज़। The next factor is accumulation. Accumulation means storage of the drug in the body. तो क्या होता है कि अगर हम कुछ ड्रग रिपीटेडली लेते रहे, एडमिनिस्टर करते रहे लॉन्ग टाइम तक, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होते रहते हैं, क्योंकि उनकी एक्सक्रीशन की जो रेट होती है वो बहुत स्लोली होती है। तो स्लोली अगर वो एक्सक्रीट होते रहेंगे तो बॉडी में उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, अक्यूमुलेट होने की वजह से वो टॉक्सिसिटी भी वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो अक्यूमुलेशन होता है बॉडी में वो नहीं होना चाहिए यूजुअली। द नेक्स्ट फैक्टर इज एडिटिव इफेक्ट. When two or more drugs administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect. अगर हमने बॉडी में एक या फिर एक से ज़्यादा दो या फिर दो से ज़्यादा ड्रग एक साथ लिए, तो उसकी जो एडिशनल जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है, तो दोनों की एडिशन मिला के जो हमें इफ़ेक्ट मिलेगा तो वो होता है एडिटिव इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल एफेड्रिन और अमीनोफाइलिन अगर हम ब्रोंकाइल अस्थमा में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो हमें जो इफ़ेक्ट मिलेगा वो होता है एडिटिव इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल एफेड्रिन से हमें 1 इतना थेराप्यूटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल रही है, और एमिनोफाइलिन से 1 इतनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल रही है। तो अगर ब्रोंकाइल अस्थमा में हम ये दोनों ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन कितनी होगी? 1 + 1 = 2। तो ये होता है एडिटिव इफेक्ट। द नेक्स्ट इफेक्ट इज
सिनर्जिज्म। अब सिनर्जिज्म में क्या होता है? व्हेन डिजायर्ड थेरेप्यूटिक रिजल्ट नीडेड इज डिफिकल्ट टू अचीव विथ सिंगल ड्रग, एट दैट टाइम टू और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग देयर एक्शन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। अब क्या होता है कि जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, उससे हमें जो डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो या फिर उससे ज़्यादा कोई और ड्रग होंगे तो उसे कंबाइन करके हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होगा, हमें जो इफ़ेक्ट मिलना चाहिए वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेनन होता है इसे सिनर्जिज्म कहते हैं। For example, procaine and adrenaline combination increase the duration of action of procaine. अब ये जो प्रोकेन जो ड्रग होता है उसकी डिज़ायर एक्टिविटी या फिर डिज़ायर थेरेप्यूटिक रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एड्रेनालिन को उसके साथ में कॉम्बिनेशन में हमने यूज़ किया। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या हुआ कि बॉडी में जो प्रोकेन की एक्शन थी, वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये होता है सिनर्जिज्म इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ड्रग जो हमने यहाँ पे प्रोकेन यूज़ किया है, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो मिल रही थी वो हमें जितनी डिज़ायर्ड थेरेपेटिक वैल्यू चाहिए थी उतनी नहीं थी, उससे कम थी। तो इसलिए हमें क्या किया, हमने प्रोकेन और एड्रेनालिन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, जिससे उसकी एक्शन इंक्रीज़ हो गई। तो यह है सिनर्जिज्म इफेक्ट। द अनदर फैक्टर इज एंटागोनिज्म। अब ये एंटागोनिज्म क्या होता है, लेट्स सी। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। अब सिंपल लैंग्वेज में एंटागोनिज्म मीन्स एक ऐसा ड्रग जो दूसरे ड्रग को या फिर दूसरे ड्रग की एक्शन को अपोज करता हो, तो वो जो प्रोसेस होता है या फिर वो जो फेनोमेनन होता है वो होता है एंटागोनिज्म। अब ये जो एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है वो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो हम एसिड पॉइजनिंग में उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है नेचर से, वो होता है अल्कलाइन, और एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अल्कलाइन और एसिडिक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, तो ये होता है एंटागोनिज्म। अब दूसरा एग्जांपल ये कि अगर एड्रेनालिन और एसिटिल कोलिन अगर हम एक साथ एडमिनिस्टर करें पेशेंट को, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। जहाँ पर एड्रेनालिन वैसोकंस्ट्रिक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करता है, और एसिटिल कोलिन वैसोडायलेटर एज अ वैसोडायलेटर एक्ट करता है। तो अगर ये दोनों एजेंट हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की एक्शन को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये होता है एंटागोनिज्म। द नेक्स्ट फैक्टर इज आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी को हम एलर्जी ऐसा भी कह सकते हैं। An extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy। मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स जो ड्रग प्रोड्यूस करता है जो कि उसकी आइडियल या फिर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होती है उससे अलग होता है, वो होता है आइडियोसिंक्रेसी, या फिर जैसे हम एलर्जी भी कहते हैं। मतलब अगर किसी ड्रग ने उसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ नौशिया या फिर वोमिटिंग दे रहा है, तो नौशिया या फिर वोमिटिंग वो जो एलर्जिक रिएक्शन है वो होते हैं आइडियोसिंक्रेसी के एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम एस्पिरिन यूज़ कर रहे हैं, तो एस्पिरिन का क्या होता है, मतलब एस्पिरिन एज अ एनाल्जेसिक हम यूज़ करते हैं, तो एस्पिरिन का अगर कोई आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है तो वो होता है गैस्ट्रिक हीमोरेज। मतलब एलर्जिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं आइडियोसिंक्रेसी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज some person are sensitive to penicillin and sulfonamide because they produce severe toxic effect। अब पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होती है, तो उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट भी या फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं आइडियोसिंक्रेसी के इफ़ेक्ट। द नेक्स्ट फैक्टर इज टॉलरेंस। व्हेन an unusually large dose of a drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug, the phenomenon is called drug
टॉलरेंस। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 500 मिलीग्राम के टैबलेट की 500 मिलीग्राम के पैरासीटामोल के टैबलेट की ज़रूरत है, लेकिन उस पेशेंट को 500 मिलीग्राम की टैबलेट से कोई इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल के टैबलेट का डोज बढ़ाकर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वो 500 दैट मीन्स 750 या फिर 600 मिलीग्राम, इतना डोज अगर हम उसे बढ़ा के दे रहे हैं, मतलब जिस पेशेंट को 500 मिलीग्राम के डोज में ही आराम मिलना चाहिए, उसे हम 600 मिलीग्राम या फिर से 750 मिलीग्राम की डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मतलब अनयूजुअल लार्ज डोज हुआ, क्योंकि ताकि पेशेंट को उससे उसका डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट मिल पाए। तो ये होता है ड्रग टॉलरेंस। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक वही ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली, तो क्या होता है कि बॉडी उसके लिए टॉलरेंस क्रिएट करती है। मतलब उस टाइप की जो ड्रग हम ले रहे हैं तो वो कम अमाउंट में टॉलरेट कर जाती है बॉडी, उसे कोई इफ़ेक्ट ही शो नहीं करती, आदत हो जाती है बॉडी को उस ड्रग की, तो वो होता है टॉलरेंस। अब उसके जनरली डेली लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं, वो सबसे बेटर एग्जांपल ये कि जो लोग पेशेंट या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो वो उसके लिए टॉलरेंस दिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई अल्कोहल नहीं पीता है, कंज्यूम नहीं करता है, तो अगर वो 25 ml भी पी लेगा फर्स्ट डे, तो उसे चढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो बार बार पीता रहा तो वो 25 ml उसके लिए मतलब हैबिट बन जाएगी। उसे उस 25 ml अल्कोहल से कुछ नहीं होगा। अगर वो डोज थोड़ा सा बढ़ा ले, 50 ml कर ले, 75 ml कर ले, तो वो अल्कोहल का इफ़ेक्ट उसे मतलब फील होगा, तो उसे चढ़ेगी दारू वगैरह अल्कोहल जो कहते हैं वो। तो वो होता है टॉलरेंस। तो उसी तरह से स्मोकर्स जो होते हैं, तो उनके ऊपर भी निकोटीन का टॉलरेंस हम देख सकते हैं। तो ये होते हैं टॉलरेंस के एग्जांपल। अब ये जो टॉलरेंस होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रू टॉलरेंस एंड सेकेंड इज़ सूडो टॉलरेंस। अब ये जो ट्रू टॉलरेंस होता है, वो जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, और जो सूडो टॉलरेंस होता है वो which is generally produced by oral route of administration. The next factor is tachyphylaxis. When some drugs administered repeatedly at short intervals, the cell receptors get blocked up and pharmacological response to the drug decrease. क्या होता है कि कुछ ड्रग अगर हम रिपीटेडली एडमिनिस्टर कर रहे हैं शॉर्ट इंटरवल पे, तो क्या होता है जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो डिक्रीज़ हुआ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि वो सेल रिसेप्टर जो हुए वो ब्लॉक हो गए हैं, तो या फिर किसी के दिमाग में बत्ती चल सकती है कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख लेते हैं, तो क्या पता कि वो जो सेल रिसेप्टर जो है वो अनब्लॉक हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो रिस्पॉन्स होता है डिक्रीज़ हुआ होता है, वो अगर हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ भी करें, डोज इंक्रीज़ भी करें, तो भी रिवर्स नहीं होता। और ये जो फिनोमेनन होता है वो होता है टैकीफिलैक्सिस, जिसे हम एक्यूट टॉलरेंस ऐसा भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लास्ट स्लाइड में टॉलरेंस के बारे में पढ़ा कि वो जो ड्रग होता है उसके लिए बॉडी रिएक्ट नहीं करती, हैबिट हो जाती है बॉडी को, तो वो होता है टॉलरेंस। तो टैकीफिलैक्सिस इज़ नथिंग अबाउट एक्यूट टॉलरेंस, मतलब थोड़ी देर के लिए वो टॉलरेंस फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं टैकीफिलैक्सिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें एग्जाम्पल है इफिड्रिन। जब हम रिपीटेड डोज में देते हैं शॉर्ट इंटरवल में ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए, तो ये जो इफेड्रिन का शॉर्ट इंटरवल में जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से हमें टैकीफिलैक्सिस ऑब्जर्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइल अस्थमा में बहुत लेस रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये जो होता है वो होता है टैकीफिलैक्सिस के वजह से। द लास्ट फैक्टर इज़ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। अब क्या होता है कि बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है वो चेंज हो सकता है, एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो चेंज हो सकता है, या फिर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, वो
ड्रग के इफ़ेक्ट को अफेक्ट कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है। अब इसके एग्जांपल में जैसे कि सैलिसिलिक, अब सैलिसिलिक में कोई भी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट ने ऐसे वक्त अगर सैलिसिलेट एडमिनिस्टर कर लिया जब उसकी बॉडी को हाई टेम्परेचर है, फीवर है, तो सैलिसिलेट एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करती है। अब ये जो होता है ये होता है बॉडी में जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो ड्रग है वो सडनली अपनी एक्टिविटी इस तरह से दिखाते हैं। बट सैलिसिलेट का कोई एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं है। अब जबकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो कोई भी एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता। तो ये थे फैक्टर्स जो कैलकुलेशन ऑफ डोसेस जो होते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द डोसेस। अब ये जो डोज होते हैं वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो the dose of a drug given in a pharmacopoeia represents the average maximum quantity of drugs which can be administered to an adult orally within 24 hours. फार्माकोपिया में जो प्रिस्क्राइब किए हुए ड्रग्स के डोसेस होते हैं वो हम एडल्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ओरली दे सकते हैं। 24 घंटों में कितने बार देने हैं, कितने बार नहीं देने हैं, तो उस सब का जो डिटेल होता है वो फार्माकोपिया में मेंशन होता है। और ये जो डोसेस होते हैं वो एज की मदद से कैलकुलेट किए जाते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किए जाते हैं, या फिर पेशेंट का जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर भी कैलकुलेट किए जाते हैं। अब एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट, ये जो फैक्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कैसे करें डोज को, तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो डोज प्रोपोर्शनेट टू एज। अब एज के ऊपर डिपेंडेंट जो फैक्टर होते हैं तो उनको कंसिडर करके हम कैसे पेशेंट के जो डोज होते हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ यंग्स फार्मूला, सेकेंड डिलिंग फार्मूला, थर्ड फ्राइड फार्मूला एंड फोर्थ इज़ काउलिंग फार्मूला। अब इनके मदद से, इन फार्मूलाज की मदद से हम चाइल्ड पेशेंट के लिए कितना डोज रिक्वायर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एडल्ट डोज कितना होगा उसकी जानकारी चाहिए होगी, और एडल्ट डोज कितना होगा उसकी जानकारी हमें ऑलरेडी फार्माकोपिया में अवेलेबल की गई है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है यंग्स फार्मूला, और वो फॉर्मूला है डोज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू एज इन ईयर्स फॉर द चाइल्ड अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका एज 12 से कम है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हमें चिल्ड्रन के लिए डोज कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिल्ड्रन का जो एज है वो यहाँ पे ईयर्स में मेंशन करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे एज जो होता है बच्चे का प्लस उसमें 12 ईयर्स ऐड करेंगे, और ये जो फुल टर्म होती है इसे एडल्ट डोज कितना है फार्माकोपिया में दिया गया तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें चिल्ड्रन के लिए जो डोज चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट फार्मूला इज़ डिलिंग फार्मूला, और ये जो डिलिंग फार्मूला होता है ये 4 से 20 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनके डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो फार्मूला है ये डिलिंग फार्मूला से बेटर है, ईजियर है और क्विक कैलकुलेट करता है डोसेस को। तो इसके लिए फॉर्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। तो अगर हमें वैल्यूज़ पता है, बच्चे की एज पता है ईयर्स में, तो हम उसे यहाँ पे पुटअप कर देंगे। एडल्ट की डोज हमें पता होती है तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और इस टर्म को डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमको चाइल्ड के लिए कितनी डोज रिक्वायर है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ फ्राइड्स फार्मूला। अब ये जो फ्राइड फार्मूला होता है ये इन्फंट के डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फंट के डोज मतलब इन्फंट जो होते हैं वो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, 2 ईयर तक उन्हें हम 1 से लेके 2 ईयर तक के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं इन्फंट कैटेगरी में। तो उनके लिए हमें एज जो चाहिए होता है वो हमें मंथ में कन्वर्ट करना होता है, अगर ईयर्स में दिया हुआ होता है तो यहाँ पे जो मंथ है वो हम वो डालेंगे डिवाइडेड बाय 150 एंड इंटू मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो इस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज़ काउलिंग्स फार्मूला। अब ये जो काउलिंग फार्मूला होता है उसके लिए हमें बच्चे का मतलब पेशेंट का एज चाहिए होता है ईयर्स में, लेकिन उसके लिए हमें बच्चे का जो एक्चुअल एज होता है उससे नेक्स्ट उसका उसमें
और एक डिजिट ऐड करना होता है, मतलब एज एट नेक्स्ट बर्थडे, वो हमें यहाँ पे पुटअप करना होता है डिवाइडेड बाय 24 और इंटू एंड उसे एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे काउलिंग फार्मूला से, तो हमें चाइल्ड के लिए जो डोज होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो देखिए हमने 4 फार्मूलाज जो हम पेशेंट की जो एज होती है तो उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डोज प्रोपोर्शनेट टू बॉडी वेट, अगर किसी पेशेंट का बॉडी वेट दिया हुआ होता है तो उस पेशेंट का किस तरह से डोज कैलकुलेट करें ये हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लर्क्स फार्मूला। तो क्लर्क्स फार्मूला में हम डोज कैलकुलेट करेंगे चाइल्ड का, तो उसका फार्मूला है चाइल्ड्स वेट इन किलोग्राम। सबसे पहले हम चाइल्ड का वेट कर लेंगे, कितने किलोग्राम का चाइल्ड है, फिर उसे डिवाइडेड बाय 70 करेंगे और ये जो फुल टर्म आती है उसे इंटू मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाइल्ड के लिए कितना डोज रिक्वायर होता है वो मिल जाएगा। और फिर हमने एज की जो फैक्टर होते हैं तो उनके ऊपर फॉर्मूला सेट करके उससे डोज कैलकुलेट किया, फिर बॉडी वेट पे किया। अब सरफेस एरिया की मदद से हम किस तरह से डोज कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये है परसेंट ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू 100। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें चाहिए होता है वो। नेक्स्ट, ये जो मेथड होती है सरफेस एरिया पे जिसे हम कैलकुलेट करते हैं डोज, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेथड होती है और अप्रोप्रिएट मेथड भी होती है बाकी मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली पेशेंट का सरफेस एरिया ले रहे हैं डोज कैलकुलेट करने के लिए। ना बॉडी वेट की ज़रूरत होती है ना एज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कंसिडर की जाती है। और इसमें क्रेटकेट्ज़ेल फार्मूला जो है वो इस तरह से कुछ होता है जहाँ पे हम डोज कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का। सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू एडल्ट डोज। तो इस फॉर्मूला में अगर हम अपनी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें पेशेंट का डोज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1.73 मीटर स्क्वायर जो है इट स्टैंड्स फॉर एवरेज एडल्ट सरफेस एरिया। एडल्ट की जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो एज एन एवरेज 1.73 मीटर स्क्वायर इतना होगा। इस तरह से हमने इसे कंसिडर कर लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा पोसोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पोसोलॉजी मतलब कैलकुलेशन ऑफ डोसेस पे अफेक्ट करते हैं और डोसेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटरनरी पोसोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना ना भूलें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और अगर आप हमारी वीडियो का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।